नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आपके लिए आज से इतिहास जैसा जो सब्जेक्ट है उसका पूरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं पूरा भारत का इतिहास कवर करूंगा और हम लोग इसमें पूरा बहुत डीपली अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से शुरू से लेके पूरा अभी तक का इतिहास भारत का जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ भारत का इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें मैं और भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारा जो अच्छा अच्छा पार्ट है मैं आपके लिए नॉन टेक्निकल के लिए भी यहाँ पर कवर करूँगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं यूट्यूब पर और इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट हैं, मेरे टेक्निकल जितने स्टूडेंट हैं और जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ते हैं, ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है। तो इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करें और शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़ें, जिसमें पूरा हिस्ट्री शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से कवर करूँगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कि इतिहास है क्या और इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को इतिहास बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होगा, क्योंकि उन्हें ये बहुत ही अच्छे से आप समझने में आने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इतिहास की। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पर सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है इतिहास। इतिहास मीन्स होता है जो बीत गया, यानी कि जो बीत गया वो आपका इतिहास है। इति धन आस इसका मतलब होता है। इतिहास के पिता जो हैं हेरोडोटस को माना जाता है और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने पूरे इतिहास के बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, समझाया है कि भारत में क्या क्या स्थितियां पहले हुई हैं, किस किस कंडीशन में हुई हैं, कौन कौन से राजा थे, उन सभी के बारे में दर्शाया गया है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है और उनकी पुस्तक जो है वो है हिस्टोरिका। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक उपमहाद्वीप जो है, इसे भारतवर्ष और भारत के देश के नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से समुद्र तक का जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं भारतवर्ष या भारत का देश, ठीक है। जो निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भरत की संतान कहते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें भरत की संतान कहते हैं। इसका मतलब उन्हें माँ भारती और भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हैं जिसको या जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय, ठीक है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? आर्यनों से आया, यूनानियों से आया, फ्रांसीसियों से आया, पुर्तगालियों से आया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, ठीक है। ये सबसे बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें इतिहास शब्द के बारे में जानना होगा और हमें भारत के बारे में जानना होगा, तब हम इसके प्राचीन काल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। तो आपको ये सभी को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि हिंद अथवा हिंदुस्तान किसने कहा? तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। सभी को इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे प्राचीन काल। तो प्राचीन काल से यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे भारत के इतिहास की, ठीक है। अब प्राचीन काल है क्या? ये आपका जो प्राचीन काल जो है, जो आपका शुरू से लेके अभी तक का पूरा इतिहास रहा है भारतवर्ष का, वो पूरा प्राचीन काल भारत के नाम से जाना जाता है। तो सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं इसमें ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राचीन काल भारत में जो 2000 तक आया, 2000 बीसी तक आया, यानी कि जो 40 लाख बीसी से लगभग चला आपका 600 बीसी तक, वो आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो प्राचीन काल भारत में आता है। 600 बीसी से जो आपका पार्ट चला, इसके बाद जैसे 712 ईस्वी में 1857 की क्रांति तक जो चला, ये मध्य भारत चला। और 1857 के बाद जो देश हमारा आज़ाद हुआ, इसको हमने आधुनिक भारत का नाम दिया। तो हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहले आप समझ लीजिए, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत।
तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल भारत में, और प्राचीन काल भारत में हम लोग इसमें स्टार्टिंग करेंगे इसके अंदर के पार्ट के बारे में। तो आपको लगभग पता होगा कि लगभग 2.5 करोड़ साल पहले, 2.5 लाख करोड़ साल पहले आपका पृथ्वी में, या ऐसा बोल देंगे यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी दी जाती है कई सारे साइंटिस्टों के द्वारा, और पृथ्वी का निर्माण हुआ और लगभग 40 साल पहले यहाँ पर एक जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो कि 40 लाख, आप समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा, किसी जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे आप मत्स्य पुराण की बात करें तो उसमें बोला गया सबसे पहले मछली आई है। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे सारा आएगा, बस आप मुझे अच्छे से सुनते रहिएगा कि ये इतिहास है क्या, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप नोट्स बनाते जाइए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के बारे में, और जब पूरा प्राचीन पढ़ लेंगे, इस प्राचीन काल को पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका आधुनिक। तो प्राचीन काल जो है ये लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आपका 10,000 BC से चला। कब से चला ये लगभग आपका 10,000 BC से चला। तो आप बस समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे प्राचीन काल भारत जो है, इसके ये हमें कैसे पता चलता है, ये स्रोतों के आधार पर पता चलता है। स्रोत यानी कि हमें सबसे पहले क्या मिला, जब अफ़गानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में जब आपका भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय लाइनें वगैरह खोदी गई, पटरी डाली जा रही थी, तो वहाँ से कुछ हमें कोई चीज़ मिली, कुछ लकड़ी का मटेरियल मिला, कुछ वहाँ पे कांसे का मटेरियल मिलेगा, या इसी प्रकार से हमें कुछ उसमें पत्थर बड़े बड़े मिले। तो हमें पता चला कि वो कहाँ कहाँ का पुरापाषाण काल का है, या मध्य पाषाण काल का है, या सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ का है, या कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो हम लोगों ने एक कार्बन रेटिंग पद्धति द्वारा उसका समय भी निकाल रखा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आग ऐतिहासिक काल, और एक है ऐतिहासिक काल। तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें हमें पत्थर मिले, या इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, यानी कि हमें अलग अलग प्रकार के पत्थर मिले। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट रखा है। तो आप देखिएगा, एक बांट रखा है पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक है नवपाषाण काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट ब्रुसफुट। ये आप समझ लीजिए क्योंकि पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट जो थे, इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में अध्ययन करके बताया है। इन तीनों में अंतर क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो थी, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ हमें स्रोत मिल रहे हैं। ऐतिहासिक जो है कोई चीज़ें हैं यहाँ पे मिल रही हैं, जो खंडर के नुमा संरचनाएं कुछ मिल रही हैं, उससे हमने प्रागैतिहासिक काल को जांचा। आग ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य मिले हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसमें आपको क्या मिले हैं, इसमें आपका लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, तो इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और आपके जो ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और इसमें पढ़ा भी जा सकता है। ये अंतर है तीनों में। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जो पत्थरों का वर्णन है, उसके द्वारा हमें इनकी टाइमिंग का पता चला। तो जो इसमें पत्थर मिले पुरापाषाण काल के, जो खुदाई की गई 1921 में 22 में अलग अलग जांचकर्ताओं के द्वारा, जिसमें दयाराम साहनी भी अपने प्रथम थे, उन्होंने सबसे पहले इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अध्ययनकर्ता आए लाइन से, वो अभी मैं सारी जानकारी आपको लाइन से दूंगा क्योंकि अभी बेसिक है, तो आप इसके बेसिक के बारे में सुनते रहिएगा बहुत अच्छे से। तो पुरापाषाण काल में हमें क्वाडजाइर और शल्क ब्लेड के हथियार मिले। ठीक है ना, क्या मिले, क्वाडजाइर शल्क ब्लेड के हथियार मिले। बताया जाता है कि 25 लाख BC से 10,000 BC तक का जो समय है, ये पुरापाषाण काल में आता है। ठीक है, 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल।
तो अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूँ तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिम सूक्ष्म यानी कि ये सूक्ष्म पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसमें इन्होंने हथियार बनाने की कोशिश करी, इन्होंने हथियार वगैरह बनाई। अच्छा, पुरापाषाण काल जो था इसमें ये खाद्य संग्राहक थे, मतलब यहाँ के जो लोग थे 25 लाख से लेके 10,000 BC तक के लोग जो थे यहाँ पे, इसमें जो लोग रहते थे इस समय में, तो इस समय के लोग फूड को संग्रहित करते थे, मतलब एकत्रित करते थे, ये उत्पादक नहीं करते थे। इनका काम था शिकार करना और ये कृषि या पशुपालन नहीं जानते थे। इन्होंने आग की खोज करी, एक समय में ये ऐसी पत्थर वगैरह फेंक रहे थे तो एकदम से चिंगारी उत्पन्न हो गई, तो आग की खोज हो गई, लेकिन इन्हें उसका यूज़ नहीं पता था। तो मध्य पाषाण काल एक ऐसा समय था जहाँ पर इन्हें इसके समय का भी पता चला कि और इसका यूज़ का भी पता चला कि हम लोग कैसे आग का उपयोग करते हैं। तो आग के उपयोग के बारे में आप समझ लीजिए कब हुआ आग का उपयोग, मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। और ऐसा कह सकते हैं कि इसकी खोज कब हो गई, पुरापाषाण काल में। उपयोग लेकिन कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डाउटफुल रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मध्य पाषाण काल लगाएं या फिर पुरापाषाण काल लगाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए नवपाषाण काल का समय आपका 4000 से ले 1000 BC तक है। तो इसका समय कितना है, 4000 से 1000 BC। पुरापाषाण का समय है 10,000 से लेके 4000 BC और 25 लाख से लेके 10,000 BC तक पुरापाषाण काल। तो पुरा, मध्य और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण आते आते यहाँ कृषि का, पशुपालन का ज्ञान हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ के लोग जो थे वो स्थायी निवासी हो गए। कैसे हो गए, यहाँ के लोग स्थायी निवासी हो गए। तो इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो पुरापाषाण काल में बात कर रहे थे, ये स्थायी निवासी नहीं थे, ये खाद्य संग्राहक थे, ये आखेटक कहे जाते थे। कृषि पशुपालन इनकी ज्ञान इन्हें नहीं था। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये खाद्य संग्राहक शिकारी तो थे ही, लेकिन पशुपालन की इन्होंने धीरे धीरे शुरुआत करी, पशुपालन स्टार्टिंग करी और इसमें आग की खोज हो गई, ठीक है, और आग का प्रयोग करना भी सीख गए। और नवपाषाण काल में ये कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास बनाने लगे। पहले एक कबीले बना के रहते थे, यहाँ से हट गए, फिर दूसरी जगह जो फूड मिला वहाँ पे चले गए, इस प्रकार से ये होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा अलग अलग पाषाण काल। ये हमने पत्थरों के अकॉर्डिंग बांटा ऐसे कि अलग अलग पत्थर हमें इस काल में मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल की। तो आग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले और पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस काल का जो समय था ये लगभग आपका 2500 से लेके आपका लगभग 600 तक पूरा चला आ गया ऐतिहासिक काल। अब 2500 कई साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग मानते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार अलग है और इंग्लिश राइटर के अनुसार अलग है और बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे अध्ययनकर्ता हैं जिनका समय अलग अलग दिया है। बट जो नॉर्मल माना गया है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो इसका समय माना गया है 2300 से लेके लगभग 1700 तक, यानी कि 2350 से लेके 1700 BC, जो कि समय निकाला गया कार्बन रेटिंग के द्वारा। जो और भी अध्ययनकर्ता थे इन्होंने, किसी ने समय 2500 से 1600, 2500 से लेके 1800 BC माना था, लेकिन C14 पद्धति सभी जानते हैं, एक कार्बन 14 पद्धति होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो पता चला वो कितना है 2350 से लेके 1700 BC। ये कब का समय था, ये था सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं हुई थी 1921 से पहले या इसकी पहले की बात करें तो उस समय वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता या प्राचीन भारत का सबसे पहला समय माना गया था, ठीक है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, इसके बारे में हमें पता चला, तो फिर उस स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता को आगे ऐतिहासिक काल में रखा गया, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो हड़प्पा नदी से निकली है और सबसे पहले हमें हड़प्पा से ही यहाँ पर कई सारे हमें यहाँ पर अलग अलग, आप ऐसा बोल सकते हैं, धातुआं जो थे अलग अलग वो प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पत्थर भी वहाँ से प्राप्त हुए और कुछ हमें अलग अलग प्रकार के ईंटें भी प्राप्त हुए। तो ये सब आपको सबसे पहले हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। दैट्स वाई सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे एक सैंधव सभ्यता या सिंध सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद आपका 2350 से 1750 तक ये चला। फिर वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 से लेके 600 तक आपका वैदिक सभ्यता चली, ठीक है। 1500 से लेके आपका लगभग 1000, तो
ये आपका ठीक है 1500 से लेके 600 तक आपकी ये चली। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया ऋग्वैदिक काल में, एक बांटा गया आपका उत्तर वैदिक काल में। तो सभी को ये जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में ये अंतर था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके पहले थी वो एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके बाद जब वैदिक सभ्यता पड़ी तो इसमें ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक सभ्यता में ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। यानी कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता जब मिलती है तो हमें पता चलता है कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका जो पतन हुआ वो किसी ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट हुआ होगा या कोई युद्ध हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग मत हैं जिसके कारण से उस सभ्यता का पतन हुआ। अभी मैं उसके बारे में डीपली जब जाऊंगा आपको, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी आप बेसिक समझिएगा, सुनते रहिएगा। वैदिक सभ्यता जो आई या थी, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 तक चली। इसमें ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 तक, उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC तक आपका चला। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। ठीक है, अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में बहुत बड़ा अंतर है। ऋग्वैदिक काल में बहुत ही सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हुए, या हम लोग बोल दें कि इसमें ऋग्वैदिक काल एक बहुत अच्छा काल था, लेकिन उत्तर वैदिक में पूरी तरीके से आपको चेंजेस मिले। ठीक है, तो यानी कि जितने भी देश भर में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए वो ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में हुए, यानी कि ये 1000 BC के आसपास हुए। तो आपको सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। इसमें अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और इन्हें पढ़ाया भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। और 550 BC से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये सारा इसमें पढ़ते हैं और फिर नए धर्म आते हैं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपदों का उदय होता है। फिर कई सारे इसमें राजा आते हैं, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, बिंबिसार हुए, इसमें अशोक हुए, कई सारे वंश हैं। तो मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, जैसे हर्यक वंश हो गया, बहुत सारे वंश है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो आप बस देखिएगा इसे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता तक इस पूरे पार्ट को जो है कोशिश करेंगे कवर करने की, और फिर आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो बनाकर हम देते रहेंगे। तो चलिए मैं अगर आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखें। ठीक है, तो देखिए आपको ये सब जानकारी अच्छे से होना चाहिए थी। और मैंने अभी बताया जैसे आपको ऐतिहासिक काल जो चल पड़ रहे थे, इसमें कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जब मैं अंतर बताऊंगा तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, और ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था आपका नवपाषाण काल आपने पढ़ लिया था। इसमें पहिया और कृषि वगैरह की खोज हुई, इसमें समाज की व्यवस्थाएं हुई, लोग समझने लगे समाज क्या होता है। पहले लोग समाज नहीं जानते थे क्योंकि कबीले में रहते थे, फिर ये परिवर्तन आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहिए की खोज कब हो गई? नवपाषाण काल में। लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। तो इससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो इससे पहले लोहे की खोज आपकी नहीं हुई थी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए हाँ, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, ठीक है, उसको हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आपका आ गया था हम लोग कांसा आ गया था। ठीक है ना, और सबसे पहले जो धातु आई थी वो कौन सी आई थी? वो थी आपकी तांबा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर। तो सबसे पहली धातु थी आपकी तांबा। ठीक है, और आपका वैदिक में काल में क्या मिला आपको? कांसा मिला। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें कांसा, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप बेसिक समझिएगा। चलिए, पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, और नव पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पुरा पाषाण काल के साक्ष्य, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होना चाहिए। नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो देखिए हैं तो बहुत ज़्यादा जगह, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ही नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक पश्चिम उत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र, और नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए नाम। नेक्स्ट है
मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के आजमगढ़। आजमगढ़ नहीं समझना, आजमगढ़ यूपी में है, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, और राजस्थान के बागौर और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नवपाषाण काल के साक्ष्य के बारे में, तो नवपाषाण काल के हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश के मेहरगढ़। तो आप कुछ पर्टिकुलर नाम याद कर लीजिए, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से आपको मध्य पाषाण काल के मिले हैं, तो आप मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश ऐसे याद कर लीजिए पर्टिकुलर, जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आजमगढ़ न, वैसे तो एक कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नवपाषाण काल की जब भी हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? कि भारतीय पुरातत्व, जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग था, ठीक है, जो बना था, अभी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे सारा वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे और किसके कार्यकाल में ये आए हुए थे। ठीक है। आधुनिक भारत फिर लग गया था उस समय। ठीक है। तो अलेक्जेंडर बकिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक? अलेक्जेंडर बकिंघम। तो आपको सबको ये नाम याद होना चाहिए। चलिए, 1820 में जर्गेस थॉमसन द्वारा प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में बांटा गया। तो ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल को जो है ये किस में बांटा गया है? इसको पाषाण युग को और कांस्य युग को और लौह युग में बांटा गया है। ठीक है। तो पाषाण हम लोग बोल रहे थे, हमने बोला कांस्य युग क्या है? आगे ऐतिहासिक काल। और लौह युग क्या है? लौह युग आपका हो गया उसी में जिसमें उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने लौह की खोज की थी। ठीक है। चलिए, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला हथियार कौन सा था जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया था? कुल्हाड़ी। ठीक है। धातु कौन सी थी? सबसे पहले तांबा, फिर तांबा में हम लोगों ने टेन मिलाया तो आपका फिर बना कांसा। ठीक है। फिर उसमें और भी इम्प्लीमेंट करे तो बन गया लोहा, आयरन। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जिससे पूरी सभ्यता ही परिवर्तित हो गई थी। तो ऐसा बोल सकते हैं लोहे, जैसे ही लोहे की खोज हुई उसके द्वारा बहुत सारी परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए। अब वो कैसे परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए? क्योंकि पहले हम पशुपालन को वरीयता देते थे, कृषि को कम देते थे। जैसे लोहे की खोज हो गई तो आपके बड़ी बड़ी मशीनरी भी बनने लगी, फिर इससे काफ़ी सारे मशीन जोतने के लिए हम लोग काफ़ी बनाने लगे, एक लोहे से वो बनने लगा, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले जो अधिभाग था वो अधिशेष होने लगा। इसका मतलब जो सिर्फ पर्टिकुलर खेती होती थी जिससे लोग अपने जीवन का निर्वहन करते थे, एक्स्ट्रा खेती होने लगी जिससे वो उस खेती के द्वारा व्यापार करने लगे। जो अन्य उपज थी वो एक्स्ट्रा होने लगी जिसे उन्होंने मार्केट में बेचा और उससे और एक्स्ट्रा धन कमाना प्रारंभ किया। और सबसे पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता था। ठीक है। तो ये आपका हो गया एक बेसिक कंसेप्ट जो कि हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए, हम लोग अब बस बात करते हैं इसमें वंश के बारे में। ठीक है। तो कौन कौन से इसमें वंश थे? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसमें, देखिए आपको पता होना चाहिए हर्यक वंश। सबसे पहला जो वंश था वो आपका था हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो राजा थे वो बिंबिसार हुए। कौन थे? बिंबिसार। अब इनके पुत्र थे अजातशत्रु, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या उन्हीं के पुत्र जो थे उदयन, उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हर्यक वंश का जो है 545 बीसी से लेके 412 बीसी तक कार्यकाल चला, लगभग ऐसा बोल सकते हैं आप 57 साल तक, और फिर इस वंश का अंत हो गया। फिर नागवंश आया। नागवंश में आपको बस इतना याद रखना है कि नागवंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। इस समय नागों ने भी राज किया है। ठीक है। शिशुनाग आप ऐसा समझ सकते हो। तो 412 से 344 बीसी चला। तो हर्यक वंश के बाद नागवंश, और नागवंश के बाद फिर आया महापद्मनंद वंश। महापद्मनंद वंश जो था एक बहुत ही अच्छा वंश था। इसके जो महाराजा थे वो महापद्मनंद थे। इसे हम नंद वंश के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिकंदर ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया था, क्योंकि ये काल चला 344 से लेकर 322 तक। 344 बीसी से ये बढ़ता गया, जैसे 43, 42, आपको पता है ना बीसी है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं, यानी बीसी आपका 0 से कम का समय है ये। ठीक है। तो अब 344 से जब ये कम हो रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है। तो आप ये समझिएगा, जिसको BC AD में अंतर नहीं पता वो आप इसको समझ लीजिए। तो जो यीशु मसीह के पहले का जन्म है
जो जन्म हुआ था उससे पहले का समय जो था वो BC है और उसके बाद का समय AD है, तो मैंने BC लिखा है। तो 344 से लेके 322 लगभग 22 साल तक ये आपका महापद्मानंद वंश या नंद वंश रहा, जिसने महापद्मानंद इसके संस्थापक रहे। और इस समय पूर्व राजा पोरस के साथ सिकंदर ने आक्रमण करके उनके साथ युद्ध किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। इसे हाइडे स्पीन का युद्ध कहते हैं, आप इसे याद रखना। मैं भी ये आगे बताऊंगा आपको, खैर सारी जानकारी दूंगा डीपली, यहाँ पे बस सुनते रहिएगा आप। पूर्व राजा पोरस के साथ सिकंदर ने युद्ध किया, जिसे हाइडे स्पीन का युद्ध कहते हैं। और फिर बेबीलोन में जाकर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। किसी कारणवश उसे गले की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आए आपका मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश 322 से लेके 184 तक चला। लगभग ये आप बोल सकते हैं कि ये चला आपका 38 ईयर्स। ठीक है, तो 38 ईयर्स में चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही चंद्रगुप्त सिकंदर के एक सेनापति थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऐसा आप बोल सकते हैं कि जिन्हें हम लोग कहते हैं सेल्यूकस निकेटर। वो इनके कार्यकाल में आया और उसने हमला किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ये थे चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने शिक्षा दी थी, शस्त्र वगैरह की, अर्थशास्त्र की भी काफ़ी अच्छी, और उनके बल के कारण से इन्होंने उस सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसकी पुत्री से भी विवाह कर लिया, जिसका नाम था आपका कर्नेलिया। उसके साथ विवाह करके इनकी संतान प्राप्ति हुई। इस समय इन्होंने 8, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे कहा जाता है 8 नहीं, हाँ लगभग 8 जो महाजनपद थे उनको जीत लिया था। ठीक है, उसी के बाद इनके पुत्र आए मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंबिसार और बिंदुसार। जो बिंदुसार थे, ठीक है, उन्होंने 10 महाजनपदों को जीत लिया था। और उसी समय नालंदा में कुछ युद्ध वगैरह हो गया था, तो उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा, अशोक, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और उन्होंने जाके उनके वहाँ के लोगों को समझाया बहुत अच्छी तरीके से। और अशोक एक बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली राजा था। उसमें दूसरों को समझाने की भी बहुत अच्छी सी क्षमता थी, ताकत थी, और दूसरों को बहुत अच्छा सा वो अपने प्रति एक जागरूक करता था, उनके साथ रहता था। ठीक है, उनसे बहुत अच्छा मेल मिला लेता था। ठीक है, तो उनको अच्छे से समझाया और उन्हें अपने में शामिल कर लिया। इसी प्रकार से उसने पूरे महाजनपद पर एक अकेला शासक था अशोक, जिसने ऐसा कह सकते हैं कि राज किया था, अपना एक प्रभावी राजा था। ठीक है, उसी के बाद फिर आया आपका शुंग वंश। ठीक है, फिर आया शुंग वंश। आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका घनानंद था। कौन था? आपका घनानंद था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था, तो इन्होंने शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, इसने उन्हें हरा दिया था। और जब इसने उन्हें हरा दिया और हराने के बाद इसने राजसत्ता हासिल कर ली, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, 53 BC तक चला और 53 से 27 BC तक लगभग 40 साल के आसपास। फिर आए कर्णव वंश। कर्णव वंश में कौन थे? वासुदेव थे। इसी समय चोल, चेल, चालुक्य जो दक्षिण में आपका विवाद चल रहा था, वहाँ पे भी राजे आए थे, चेल, चोल, पांड्या। ठीक है, ये सब तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद आया आपका सातवाहन वंश। ठीक है, जो कि आपका दक्षिण में आया और उत्तर में कौशल वंश था। अच्छा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सेमुक थे। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आया गुप्त वंश, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और फिर श्रीगुप्त के बाद पूरा गुप्तोत्तर काल चला और श्रीगुप्त ने अपना जो संतान थी, इनका थे चंद्रगुप्त प्रथम को राज्याभिषेक किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर आए आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को, जिसे हम लोग भारत का, या हम लोग ऐसा बोल देंगे, भारत का नेपोलियन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए फिर भानुगुप्त, स्कंदगुप्त। इस प्रकार से ये काल समाप्त हो गया और फिर हर्षवर्धन का काल आया और ये आपका 647 AD तक लगभग चला। तो ये जो पार्ट था, ये तो एक मैंने यहाँ पे काल बताया, जो कि यहाँ पर ये समय आपका चला था। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बेसिक कहानी आपके एक प्राचीन भारत की, जो आज मैंने आपको पूरी इसके बारे में समझाया। तो आई थिंक सभी बच्चों को इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से आपको एक पूरी कहानी बताई। ठीक है ना, कौन कौन से काल कब कब आए। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए समझिएगा यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, और फिर मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देता हूँ। ठीक है,
तो आप बस इसे देख लीजिए। चलिए, तो मैंने इसमें आपको इतिहास के बारे में बताया जो बीत गया। इतिहास के पिता हेरोडोटस थे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो महाद्वीप वो भारतवर्ष कहलाता है। यहाँ के निवासी भारतीय हैं। यूनानी जो है इंडिया कहा जाता है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के को ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा। ठीक है। प्राचीन काल जो भारत था ये पूरा 10 लाख साल से लेके या 25 लाख BC से लेके, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय नहीं है, ये अलग अलग रिसर्चर के कारण से अलग अलग समय रखा गया है। तो ये लगभग आपका चला 647 AD या लगभग 600 AD तक का पूरा जो समय है ये आपको प्राचीन भारत का है। ठीक है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत है और उसके बाद फिर है आपका आधुनिक भारत। तो हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं और प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल जो थी इसके अध्ययन के बारे में कहा जाता है रॉबर्ट फ्रुसफुट ने इसका अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, बस जो पत्थरों जो हमें मिले आपको उसी की गणना के अनुसार हम लोगों ने समझा और उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। आगे ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य हैं और इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक ऐसा है जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा जा सका है। तो आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में 25 लाख BC से 10,000 BC तक चला। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 और 4,000 से लगभग 1,000 तक आपका नवपाषाण चला। तो पुरापाषाण काल में हमें क्वार्टजाइजर ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिले, इनका कार्बन डेटिंग द्वारा टाइमिंग निकाला गया तो हमें पता चला इतने समय पुराने हैं। इस समय के जो लोग होते थे हमें कई सारी चीज़ मिली जिससे पता चलता है वो खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे, कृषि पशुपालन नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल में वो पशुपालन करना शुरुआत की लेकिन अभी भी कृषि के बारे में नहीं जानते थे। ऑटोमेटिकली इनने आग का प्रयोग किया उस समय, क्योंकि खाद्य संग्राहक थे, ये शिकारी थे। ठीक है। कोई भी चीज़ मिलती थी, कच्चा मांस खाना एक ऐसा बोल सकते उससे बीमारी लग सकती थी, तो इन्होंने क्या किया उसको भूंजना चालू किया फिर खाया। तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ आग की खोज के बाद। फिर नवपाषाण काल में ऐसा कहेंगे कि कृषि आई, पशुपालन, स्थायी निवास करना ये सीख गए, है ना। फिर ये धीरे धीरे आपके ऐसा बोल सकते हैं कि खाद्य संग्राहक की जगह खाद्य उत्पादक बने। ठीक है। इसी समय पहिया और कृषि वगैरह की भी खोज अच्छी तरीके से हो चुकी थी। ठीक है। नवपाषाण काल में। और अगर हम बात कर रहे हैं आगे ऐतिहासिक काल में, तो आगे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता आई। इसी के बाद 2350 BC से लेकर लगभग 1750 तक चली और इसका समय हमें C14 कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा मिलता है। और आपका फिर इसी के बाद 1500 से लेकर 600 तक ये वैदिक सभ्यता चली, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000, उत्तर वैदिक 1000 से लेकर 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई है। और इसके बाद हम 600 BC से लेके इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं लगभग 600 AD तक, जो 1000 साल का पूरा समय है, ये पूरा आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल में, जिसमें कई सारे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और विदेशी आक्रमण भी हुए, कई सारे महाजनपदों का उदय भी हुआ, कई नए धर्म आए, कई धर्म ख़त्म भी हुए। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बीच ऐसी हुई हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने समझा कि पुरापाषाण काल कहाँ इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वगिंगम है। ठीक है। और ये हमने बेसिक चीज़ें समझी। और मानव द्वारा प्रयोग किए गए पहला हथियार कुल्हाड़ी था, धातु कॉपर था और कुत्ता आपका पहला जानवर था। इसी के बाद हमने पूरे वंश के बारे में आज जाना। तो आई थिंक सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा भारत के इतिहास के बारे में जो मैंने यहाँ तक बताया। अब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना बहुत अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में और आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी दूँगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से जुड़िएगा और हम लोग बहुत अच्छी तरीके पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। बस आप सुनते रहिएगा और पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन उससे मिले। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री को लेकर आएंगे और उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।